हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीडीसी का 2012 का मैं प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पहले हमने इस प्रश्न पत्र का दो भाग 1 और 2 हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम आपके सामने तीसरा टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं 61 से 90 प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, 61 से 90 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम 30 प्रश्नों को समाहित करेंगे। ठीक दोस्तों, और इसमें कुछ ऐसे भी मुख्य रूप से प्रश्नों के उत्तर हैं जो गलत दिया हुआ, उसको भी हम संशोधित करेंगे। आप देखिएगा, क्योंकि हमने कहा था कि आप अच्छे बुकों को जब पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि प्रश्न का उत्तर क्या सही है क्या गलत है। अगर आप अच्छे बुकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो जो वहाँ पे दिया रहेगा आप उसी को सही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण आप बहुत सारी परीक्षाओं से आप वंचित हो जाते हैं, नहीं क्लियर कर पाते हैं, आप पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आपका जो मुख्य रूप साल होता है बर्बाद होता है। और अगर आप बाहर से तैयारी कर रहे हैं तो पैसा भी बर्बाद होता है, क्योंकि आपका एक साल बहुत सारे आपको किस तरह से आपके घर वाले पढ़ा रहे हैं वो आपको मालूम है, बहुत मेहनत से पैसा आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भूगोल के निम्न स्कूलों में से किसने संभववाद की संकल्पना को प्रोन्नत किया है? ऑप्शन ए है जर्मन स्कूल ने, ऑप्शन बी है ब्रिटिश स्कूल ने, ऑप्शन सी है फ्रेंच स्कूल ने और ऑप्शन डी है अमेरिकन स्कूल ने। तो दोस्तों संभववाद का जो प्रतिपादन किया है वह फ्रेंच स्कूल ने किया, ऑप्शन सी। अगर वही हम बात करें नौनिश्चयवाद का, तो नौनिश्चयवाद का दोस्तों अमेरिकन स्कूल, और वही अगर बात करें निश्चयवाद का तो जर्मन स्कूल ने इसका प्रतिपादन किया है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 62वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसके विचार से भूगोल कौन क्या और कैसे पाता है का अध्ययन करता है? दोस्तों यह वेलफेयर ज्योग्राफी से संबंधित है, व्यवहारिक भूगोल से। ठीक दोस्तों, ये व्यवहारवादी भूगोल से नहीं है, कल्याणपरक भूगोल से संबंधित है। और अगर बात करें ऑप्शन ए है C.A. जोन्स, ऑप्शन बी है D.M. स्मिथ और ऑप्शन सी है कार्ल सावर और ऑप्शन डी है R.E. मर्फी। तो दोस्तों अगर हमने तो आपको बता दिया कि कल्याणपरक भूगोल से संबंधित, तो आपको जब मालूम होगा कि कल्याणपरक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया तो आप इस प्रश्न को ज़रूर अब हल कर जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी D.M. स्मिथ। D.M. स्मिथ ने अपनी पुस्तक, ठीक दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच में उन्होंने 1977 में मुख्य रूप से एक बुक लिखी जिसमें मानव के कल्याण पर अधिक जोर दिया। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 60वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, S.A. सुम ने निम्न संकल्पनाओं में से किस एक का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है प्लेन की संकल्पना, ऑप्शन बी है पिडमांट ट्रेपन की संकल्पना, ऑप्शन सी है खंडकालिक अपर्दन की संकल्पना और ऑप्शन डी है सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना। तो दोस्तों जो सुम ने इसमें किया है वो है ऑप्शन सी खंडकालिक अपर्दन की संकल्पना। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। जबकि पेनिप्लेशन जो आपका है दोस्तों अगर पेडिप्लेशन की बात करें तो एल्सी किंग, और पिडमान ट्रेपन की बात करें तो पेंक, और सवाना अपर्दन की बात करें तो ये आपका मुख्य रूप से फुक और थॉमस ने इसका प्रतिपादन किया था। अगर वही बात करें दोस्तों
मैनिपुलेशन की, तो डेविस ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक दोस्तों, जबकि आपका आगे हम बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न का है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्प्लियोथेम से संबंधित है। ऑप्शन ए है हिमानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है कार्य क्षेत्र, और ऑप्शन सी है शुष्क क्षेत्र, और ऑप्शन डी है नदी घाटी क्षेत्र। तो दोस्तों स्प्लियम जो क्षेत्र संबंधित है, स्प्लियोथेम, वह दोस्तों ऑप्शन बी कार्ड क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों चुना प्रदेश क्षेत्रों में कंदरा की गुफाओं में जितने भी निक्षेप से जो बनी स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको स्प्लियोथेम कहा जाता है। ठीक दोस्तों, 65वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 65वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है जल विभाजकों का नियम, ऑप्शन बी है मैनिपुलेशन चक्र एल्सी किंग, और उसमें ए में दिया है यम मौरिसावा, और ऑप्शन सी में पिडमांट ट्रेपन, ये आपका डब्ल्यू पेंक का है। और अगर देखा जाए डी नदी जीवन का पूर्ण चक्र डब्ल्यू एम डेमिस। तो दोस्तों अगर देखा जाए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ए आपका जल विभाजकों का नियम ये है, यह मौरिसावा का नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हटन का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जबकि अन्य सभी जिसमें मैनिपुलेशन चक्र किंग का सही है, पिडमांट ट्रेपन डब्ल्यू पेंक का सही है, और नदी जीवन के पूर्ण चक्र ये आपका डेविस का सही है। ठीक दोस्तों, जबकि मौरिसावा ने दिया था टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल जी। ठीक है दोस्तों, टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल दिया था उन्होंने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वैज्ञानिक नियतिवाद के दर्शन को आगे बढ़ाया। ऑप्शन है ई सैम्पल ने, ऑप्शन बी ई हंटिंगटन ने, ऑप्शन सी है जी टेलर ने, और ऑप्शन डी है ओ एच के स्पेट ने। तो दोस्तों वैज्ञानिक नियतिवाद को आगे जो बढ़ाया वो है जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक दोस्तों, जबकि ये सैंपल जो आपके हैं मुख्य रूप से दोस्तों आपका नियतिवाद से संबंधित है, ये हंटिंगटन भी नियतिवाद से संबंधित है, जबकि जी टेलर जो है नौनिश्चयवाद से, और ओएच का स्पेट जो है प्रशंभुवाद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने विश्व जलवायु का वायुराशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है। ठीक है, किसने विश्व जलवायु का वायुराशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है। ऑप्शन ए है जे हिडोरे तथा जे ई ओलिवर, ऑप्शन बी है जी टी त्रिवार्था, ऑप्शन सी है सी डब्ल्यू थॉर्नवेट, और ऑप्शन डी है डब्ल्यू कोपेन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जे हिडोरे तथा जे ई ओलिवर ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। प्लेट नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन है मैकेंजी एवं पार्कर, ऑप्शन बी है डब्ल्यू जे मॉर्गन द्वारा, ऑप्शन सी है टूजो विल्सन द्वारा, और ऑप्शन डी है आई जे तथा साइक्स द्वारा। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्लेट शब्द किसने दिया था, तो दिया था दोस्तों टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने 1965 में सर्वप्रथम प्लेट शब्द दिया था। ठीक दोस्तों, जो एक कनाडियन भूगोलवेत्ता हैं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 69वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं। देखिए दोस्तों सुमेलित वाला बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, अभी आगे भी आएंगे, लगभग में 15-20 प्रश्न पूछे जाते हैं सुमेलित वाले। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, सभी क्षेत्रों को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो सुमेलित वाले अच्छे से कर जाएंगे। ये कोई दिया ढाल विकास का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ये कह रहा है ढाल पतन सिद्धांत ए यंग,
दोस्तों ढाल पतन सिद्धांत ए यंग ने नहीं दिया है, यह दिया है डेविस ने। ठीक दोस्तों, यही आपका पहला सुमेलित नहीं है, जबकि ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत आपका वाल्टर फ्रैंक ने दिया, सही है। सी है पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत, एल सी किंग, ये भी सही सुमेलित है। प्रक्रम अनुक्रिया सिद्धांत ओ फिशर ओ लेहमन, ये भी सही है, जबकि आपका पहला सुमेलित नहीं है, यह डेविस ने दिया। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 70 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक दिग्नत संरचना जनित स्थल रूप है? एक दिग्नत संरचना जनित स्थल रूप है। ऑप्शन ए है अविनतीय कटक, ऑप्शन बी है अपनति घाटियाँ, और ऑप्शन सी है भ्रंश रेखा कगार, और ऑप्शन डी है क्वेस्टा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी क्वेस्टा जो होता है दोस्तों, ये एक नतीय संरचना स्थलाकृति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेस्टा का निर्माण अगर हम देखे जाए तो दो बहु संरचना स्थलाकृति के अंतर्गत देखने को मिलती है, एक नती नहीं, दो नती के अंतर देखने को मिलती है। अगला हम देखते हैं 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सुमेलित करने वाला है, पर्वत निर्माण सिद्धांत है और शब्दावली है। ठीक है दोस्तों, ये कोरी सिद्धांत शब्दावली, ये में कह रहा है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। तो दोस्तों ये क्रोटो जोन से संबंधित है, क्रोबर ने दिया था। तो ये का थर्ड देख लेते कहाँ पे है दोस्तों, ये का थर्ड पहले में ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सही सुमेलित है। फिर भी देख लेते हैं तापी संकोचन सिद्धांत, ते तनावहीन स्थल से, यह वी का फोर देखिए है दोस्तों। उसके बाद रेडियो एक्टिव सिद्धांत दोस्तों, ये आपका सागरीय अतिक्रमण काल से है। तो सी का दूसरा देखिए दोस्तों है। और महादेवी फिसलन सिद्धांत, ये है भूमध्य रेखीय गुंबद। तो भूमध्य रेखीय पहले का देखिए, डी का फर्स्ट यहाँ पे। तो दोस्तों इसका आंसर ये सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको अगर टाइम आपके पास कम है तो जहाँ पहले ही मिल जा रहा है दोस्तों वही उसका ऑप्शन सही हो गया। जैसे पहले में ए मिल गया, ए में तीसरा कहीं नहीं आ रहा, पहले सिर्फ ए में ही आ रहा है। तो दोस्तों ये आपका सुमेलित हो गया। ठीक, 72वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 72वां प्रश्न भी कह रहा है निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत बार आएगा सुमेलित नहीं है। परियोजनाएं दिया है और राज्य दिया है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल सही है, मैटूर तमिलनाडु ये भी सही है। माटा टीला मध्य प्रदेश दोस्तों, माटा टीला आपका जो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी पर। और जबकि नागार्जुन ये आंध्र प्रदेश में ये सुमेलित है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नहर सिंचाई भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के मात्र 40% भाग पर होती है। कारण कह रहा है प्रादेशिक भारत में नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावना सीमित है। दोनों सही है दोस्तों, मगर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 20 सही सुमेलित होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से यह किसका कथन है कि पृथ्वी से ही उसके नियम के विषय में पूछना चाहिए या उसके नियम के बारे में पूछना चाहिए? ऑप्शन ए स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है हेंगस्ट्रैंड, और ऑप्शन सी है रीटर, और ऑप्शन डी है हार्टसॉन। तो दोस्तों ये जो कथन है वह कार्ल रीटर का, ऑप्शन सी। कार्ल रीटर ने कहा था पृथ्वी से ही उसके नियम के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर पृथ्वी के बारे में जानना है तो उसी के बारे में उससे से ही पूछना चाहिए। 75वां प्रश्न देखते दोस्तों। 75वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल के अध्ययन में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था। ऑप्शन ए है हम्बोल्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है अरिस्टोफेन के द्वारा, ऑप्शन सी है रीटर के द्वारा, और ऑप्शन डी है रेडजेल के द्वारा। तो दोस्तों जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था वो अपनाया गया था रीटर के द्वारा, कार्ल रीटर के द्वारा। दोस्तों एक और आता है, वो आता है जेफरसन ने भी मानव दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, भूगोल में। तो आपको ध्यान रखना है दोनों का, रीटर और आपका जेफरसन दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 76वां प्रश्न। 76वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, थॉर्नथवेट द्वारा निम्न से किस तत्व को जलवायु
प्रदेशों के निर्धारण में आधार नहीं माना गया है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है तापमान प्रभाव का, ऑप्शन बी वृष्टि की प्रभाविता को, या सी है वर्षा का मौसमी वितरण, और ऑप्शन डी है स्थानीय वनस्पति। तो दोस्तों अगर थानतेड़ का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्थानिक वनस्पति का नाम नहीं दिया गया है, जबकि तापमान का प्रभाव, वृष्टि की प्रभाविता और वर्षा का मौसम वितरण दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 77वां। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक सुमेलित विषय सही है। इस जेट स्ट्रीम के बारे में एक कौन सा एक जेट स्ट्रीम के विषय में सही है। देखिए दोस्तों, है और नहीं है, इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। लोग अधिकतर नहीं है या है समझ के उसको गलत कर जाते हैं। तो आपको ध्यान से जो आखिरी शब्द होता है 2-3 उसको अच्छे से आपको रीड करना है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है जेट स्ट्रीम को लंबवत पवन अवरूपण 10 से 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों ये आपका गलत है, और यहाँ पर सही कह रहा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बी कह रहा है समान जेट स्ट्रीम की लंबाई हज़ारों किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, जो समान जेट स्ट्रीम की लंबाई हज़ारों किलोमीटर होती है ये सही है। ठीक है दोस्तों, 1000 किलोमीटर होती है लंबाई। सी कह रहा है जेट स्ट्रीम में पवन वेग मौसम परिवर्तन नहीं होता है। ठीक दोस्तों, जेट स्ट्रीम में मौसम वेग में परिवर्तन होता है। दोस्तों जो जेट स्ट्रीम पवनें हैं वो गर्मियों में शुष्क पड़ जाती हैं, उतना सक्रिय नहीं हो पाती हैं, मगर यह शीत ऋतु में या शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका फैलाव भी बढ़ जाता है। अगर वही डी देखें जेट स्ट्रीम का ग्रीष्मकाल में विस्तारण बढ़ जाता है, तो ये भी आपका गलत है। शीत ऋतु में इसका विस्तारण बढ़ता है, ना कि आपका जेट ग्रीष्मकाल में। शीत ऋतु में इसका विस्तार भी बढ़ जाता है, इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। ठीक दोस्तों, 78वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने प्रजाति उद्भवन की गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है डी वीज ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने, और ऑप्शन सी है F.E. क्लीमेंट ने, और ऑप्शन डी है सी रेनिकियर ने। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो डी वीज ने किया था, जबकि आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को। दोस्तों ये गलत उत्तर है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो डी वीज होगा। आप बायोजियोग्राफी में जाकर देख सकते हैं सविंदर सिंह के, उसमें सभी थ्योरी दिए हैं। चार्ल्स डार्विन का दिया है, बीडीज का दिया है, लेमार्क का भी दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप जाकर देखिए, और क्रोवियर का भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है डी वीज ने मुख्य रूप से प्रजातियों को उद्भवन की परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है। ठीक दोस्तों, बहुत अच्छे में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यही कह रहे हैं दोस्तों कि अगर अच्छे से आप पढ़े रहेंगे तभी आप सही और गलत का पहचान कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 79 प्रश्न का दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण अधिवास अधिकांशतः मिलते हैं। ऑप्शन ए है पर्वतीय प्रदेशों में, ऑप्शन बी है शुष्क प्रदेशों में, ऑप्शन सी है डेल्टा क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी है उच्च प्रदेशों में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, डेल्टा प्रदेशों में केंद्रीय ग्रामीण अधिवास देखने को मिलती हैं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 80 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के निम्न अंतरिक्ष केंद्र एवं इकाइयों में से कौन तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। ऑप्शन ए है आईडेक, ऑप्शन बी है सेक, और ऑप्शन सी है सार, और ऑप्शन डी है VSSC। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है VSSC। ठीक है दोस्तों, यह आपका तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 81 प्रश्न सुमेलित वाला है, देख लेते हैं। कोई कोयला क्षेत्र है, कोई राज्य है। ऑप्शन है तलचर दोस्तों उड़ीसा में है। एक का दूसरा देखते किस में है। एक का दूसरा दोस्तों सी में है, यही आपका सही देखिए होगा। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है,
कोरबा थर्ड, बी का थर्ड, देखिए बी का थर्ड आ गया, सी में आ रहा है थर्ड, बी का थर्ड। और सिंगरौली आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में है, सी का फर्स्ट, देखिए फर्स्ट भी आ गया। उत्तरी कर्णपुरा आपका झारखंड में, उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में, तो इसका सही उत्तर हो गया सी। ठीक दोस्तों, सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 82 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का या स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कहा था दोस्तों, जो जीडीसी है और जीआईएसी है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया जाता है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया जाता है। जो अच्छे से पढ़े होंगे वही कर पाएंगे, जो अच्छे से पढ़े नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए है सस्ता श्रम, ऑप्शन बी है विस्तृत प्रादेशिक बाजार, ऑप्शन सी है सस्ता एवं अधिक शक्ति आपूर्ति, और ऑप्शन डी गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज एवं अधिक मिठास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज एवं अधिक मिठास। तो दोस्तों अगर हम बात करें अगर महाराष्ट्र और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ के जो गन्ने में जो मिठास है वो अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश में गन्ने में मिठास कम है, जिसके कारण यहाँ पे गन्ना तो उत्पादन अधिक होता है उत्तर प्रदेश में, मगर प्रति क्विंटल गन्ने के हिसाब से चीनी का उत्पादन कम होता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो किसान हैं वो अब गन्ने की खेती छोड़कर कुछ अन्य फसल जैसे गेहूं हो गया और चावल का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके कारण गन्ना जो है धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो उद्योगपति हैं वो चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कम लगा रहे हैं, दक्षिण भारत में अधिक लगा रहे हैं, जिसके कारण ये जो गन्ना या चीनी की बात करें वह दक्षिण भारत में ही अधिक देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, मगर अभी भी चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। पूरा टोटल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान भी है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 83 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सकेंद्रीय समदूरस्थ सतत विभाजित अक्षांश रेखाएं तथा वक्र देशांतर रेखाएं विशेषता है। ऑप्शन ए है बहुशंकु प्रक्षेप की, ऑप्शन बी है वोन प्रक्षेप की, ऑप्शन सी है समान शंकु प्रक्षेप की, और ऑप्शन डी है दो प्रमाणिक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, समान शंकु प्रक्षेप की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 84वां प्रश्न 84 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, त्रिवार्था के अनुसार CS प्रकार की जलवायु का अर्थ है। ऑप्शन ए है भूमध्यसागरीय जलवायु, ऑप्शन बी है टुंड्रा जलवायु, ऑप्शन सी है उष्ण मानसूनी जलवायु, और ऑप्शन डी है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है भूमध्यसागरीय जलवायु। ठीक दोस्तों, CS से भूमध्यसागरीय जलवायु को दर्शाया जाता है, जबकि वो CF हो जाता तो हो जाता आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं 85वां प्रश्न 85 प्रश्न देखते हैं। 85 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वर्षण के रूपों में कौन सा एक धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन ए राइम, ऑप्शन बी है ग्रावेल, और ऑप्शन सी है स्लिट, और ऑप्शन डी है वर्गा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है वर्गा। ठीक है दोस्तों, ये समिंदर सिंह के जलवायु विज्ञान में है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो वर्गा होता है, क्या होता है कि जब जो वर्षा की बूंदें होती हैं जैसे ही धरातल पे आती हैं वो मुख्य ऊपर ही अधिक गर्मी के कारण वाष्पीकृत हो जाती हैं, नीचे पहुंचती ही नहीं। जबकि स्लिट की बात करें, स्लिट में क्या होता है, पानी और ओले दोनों साथ में गिरते हैं, तो इनको स्लिट कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं 86वां प्रश्न 86 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में आता है। ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर,
और ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हिंद महासागर में। ठीक दोस्तों, हिंद महासागर में क्या होती है, जो धाराएं होती हैं वो अपने ऋतु के अनुसार अपना दिशा बदल देती हैं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कर सही सुमेलित नहीं है, निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए संचारण ज्वार, इसका देखते हैं महासागरीय सतह की धाराओं का बंद तंत्र, ये सही सुमेलित है। बी कह रहा है थर्मोहेलाइन धाराएं घनत्व वाला चालित गहरे महासागर की धाराएं। दोस्तों यही आपका गलत है। थर्मोहेलाइन होता है तापमान को दर्शाती है, न कि घनत्व को। घनत्व को दर्शाती है पाइकोक्लाइन। ठीक है दोस्तों, पाइकोक्लाइन दर्शाती है, पाइकोक्लोनाइन ये आपको दर्शाती है। जबकि सी कह रहा शीत दीवार गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। और डी है कन्वेयर बेल्ट संचरण महासागरीय सतह की गर्म धाराओं का परिपथीय संचरण, ये सही है। ठीक दोस्तों, जबकि आपका बी सही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं 88वां प्रश्न कह रहा दोस्तों निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र के विषय में सही नहीं है। पारितंत्र के बारे में हमने कहा था दोस्तों कि बायो ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं और बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ऑप्शन ए एक कार्यशील इकाई होता है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है एक बंद तंत्र होता है, यह बंद तंत्र है। दोस्तों बंद तंत्र नहीं होता है, यह खुला तंत्र होता है। ऑप्शन बी यही आपका सुमेलित नहीं है। सी कह रहा है यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, सही है। डी कह रहा है इसकी अपनी उत्पादकता होती, ये भी सही है। ठीक दोस्तों, जबकि बी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 89 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कथन कह रहा है हिंद महासागर में सागरी तली पर अप्रैल 2012 में आए 8 से अधिक परिणाम के भूकंप के बावजूद सुनामी नहीं उत्पन्न हुई। और कारण कह रहा है यह भूकंप स्ट्राइक स्लिप भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों जो कारण है वो है दोनों सही है, मगर अगर देखा जाए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, देख सकते हैं इसका ये उत्तर सही है। और इस टेस्ट सीरीज का या इस प्रश्न पत्र भाग 3 का लास्ट प्रश्न ही है दोस्तों। इसको देखते हैं निम्न से किसने द्वीपीय जैव भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी बायोज्योग्राफी से ही लिया गया है। द्वीपीय जैव भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है जॉर्ज फॉस्टर। ऑप्शन बी है आर मैकआर्थर एवं ई विल्सन। ऑप्शन सी है पी डार्लिंगटन और ऑप्शन डी है ए वेलास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी आर मैकआर्थर एवं ई विल्सन ने मुख्य रूप से द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किया है। ठीक दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा है जीडीसी का 2012 का पेपर था, जिसमें हमने 30 प्रश्नों को इस भाग 3 में हमने सम्मिलित किया। अगला भाग चौथा हम जल्द लेके आएंगे, जिसमें हम 91 से 120 प्रश्नों को देखेंगे। 30 प्रश्नों का हम 4 टेस्ट हम लेके आए हैं आपके सामने, और इसमें हमने सभी प्रश्नों में हमने कुछ न कुछ करेक्शन कराए हैं। तो आप उसको ज़रूर देखें, नहीं तो आप यही देख के जाएंगे पेपर देने, हो सकता है यही प्रश्न आ जाए। कभी कभी आ भी जाता है, हमने देखा है बहुत सारे प्रश्नों को आयोग वही हूबहू प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों अगर उत्तर आप गलत पढ़ के गए होंगे तो वही करके आएंगे, और आपका जो 1 प्रश्न 2 प्रश्न से आपका एग्ज़ाम जो करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ के जाइए, और अच्छे से जब तैयारी आपकी होगी तो क्वेश्चन करने में मज़ा भी खूब आएगा दोस्तों। मगर जब सही से पढ़े नहीं रहेंगे तो आप तो वहाँ करके आएंगे, जब आप मिलाएंगे प्रश्न पत्र को उत्तर से तो आपका बहुत ज़्यादा गलत निकलेगा, जिसके कारण आप परेशान भी होंगे, आपका जो साल भी बर्बाद जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे बुकों को पढ़िए
जब अच्छे बुकों को पढ़ेंगे आप, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट हो, चाहे जीडीसी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगला हम भाग जल्द लेके सामने आपके आएंगे।